नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं मृत्यु के बाद का जीवन एक शाश्वत अन्वेषण। क्या मृत्यु चेतना का पूर्ण अंत है या यह केवल एक देह से दूसरी अवस्था की यात्रा? आज के इस विशेष एपिसोड में हम मृत्यु के पश्चात जीवन और पुनर्जन्म की संभावनाओं को वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों से समझने का प्रयास करेंगे। हम चर्चा करेंगे निकट मृत्यु अनुभवों नियर डेथ एक्सपीरियंसेस पर, जहां कुछ लोग नैदानिक मृत्यु के बाद भी चेतना, प्रकाश, स्मृति और अलगाव के अनुभव साझा करते हैं। क्या ये अनुभव मस्तिष्क की तंत्रिका प्रतिक्रियाएं हैं या चेतना के शरीर से अलग होने की ओर संकेत? इसके साथ ही हम उन प्रलेखित मामलों पर भी नजर डालेंगे जहां कुछ बच्चों ने अपने कथित पिछले जन्मों की सटीक स्मृतियां साझा की हैं, जिनकी जांच वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। क्वांटम भौतिकी, आनुवंशिक स्मृति और सूचना हस्तांतरण जैसे सिद्धांतों के माध्यम से हम यह प्रश्न उठाएंगे, क्या चेतना शरीर के अंत के बाद भी सुरक्षित रह सकती है? यह एपिसोड उत्तर देने से अधिक सोचने के लिए आमंत्रित करता है। आइए इस जटिल और रहस्यमय विषय की यात्रा शुरू करें। मृत्यु के बाद क्या होता है? यह सवाल शायद उतना ही पुराना है जितनी पुरानी इंसानियत। आज हम इसी सवाल की गहराई में उतर रहे हैं, लेकिन किसी धर्म या दर्शन के रास्ते से नहीं। हमारे हाथ कुछ स्रोत लगे हैं जो इस रहस्य को विज्ञान की कसौटी पर कसने की कोशिश करते हैं। आज का बड़ा सवाल यह है, क्या हमारी चेतना, हमारा मैं, बस हमारे दिमाग की एक उपज है जो शरीर के साथ खत्म हो जाती है, या कुछ और? बिल्कुल। और इस सवाल को समझने के लिए हम इसे दो हिस्सों में देखेंगे। पहले हम मौत के दरवाजे पर दस्तक देंगे, मतलब मृत्यु के निकट के अनुभवों, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की दुनिया में झांकेंगे, और फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उस दरवाजे के पार भी कोई रास्ता है जहां पुनर्जन्म जैसी बातें होती हैं। हमारा मकसद किसी नतीजे पर पहुंचना नहीं है, बल्कि इन स्रोतों में मौजूद सबूतों, कहानियों और उनके पीछे के गहरे वैज्ञानिक संदेहों को आपके सामने रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे जानी पहचानी चीज से, वो सुरंग, वो तेज रोशनी और पूरी जिंदगी आंखों के सामने घूम जाने वाली बातें। ये सब हमने फिल्मों में देखा है, कहानियों में सुना है, पर विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है? क्या यह वाकई उस पार की दुनिया की एक झलक है या बस हमारे दिमाग का आखिरी शो? विज्ञान की पहली और सबसे मजबूत दलील यहीं से शुरू होती है, जिसे न्यूरोलॉजिकल हाइपोथेसिस कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, ये सारे अनुभव दिमाग के अंदर हो रही घटनाओं का नतीजा है। जब दिल धड़कना बंद कर देता है तो दिमाग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। इस संकट की घड़ी में दिमाग का जो हिस्सा देख सुन सकता है वो गड़बड़ाने लगता है, जिससे सुरंग जैसा एहसास हो सकता है। मतलब जैसे किसी पुराने टीवी का सिग्नल जाने पर स्क्रीन पर अजीब पैटर्न बनने लगते हैं, कुछ वैसा ही? हाँ, आप ऐसा समझ सकते हैं। बल्कि 2023 की एक नेचर स्टडी में पाया गया कि जब मरीजों का दिल रुक गया तो भी उनके दिमाग में कुछ देर तक जबरदस्त गतिविधि चलती रही, खासकर टेम्पोरल लोब्स में, यानी दिमाग के वो हिस्से जो हमारी याददाश्त, भावनाओं और चेतना को संभालते हैं। तो जो जीवन की समीक्षा होती है या अपने प्रियजनों से मिलने का एहसास होता है, वो शायद इसी दिमागी गतिविधि का नतीजा हो। दिमाग अपने आखिरी पलों में अपनी सबसे कीमती यादों को फिर से जी रहा होता है। एक मिनट, ये तो ठीक है, लेकिन ये उन मामलों को कैसे समझाएगा जहां लोगों को ऐसी बातें पता चली जो उनके दिमाग के लिए जानना नामुमकिन था? मेरे जहन में पैम रेनॉल्ड्स का केस आ रहा है। वो तो ब्रेन सर्जरी के लिए बेहोश थी, उनकी आंखों पर पट्टी थी, कानों में स्पीकर लगे थे जिनसे तेज आवाज आ रही थी ताकि वो कुछ सुन ना सकें। उनका शरीर का तापमान भी बहुत कम कर दिया गया था और दिमाग में खून का बहाव भी रोक दिया गया था। हाँ, उनका केस इस थ्योरी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पैम ने होश में आने के बाद बताया कि उन्होंने अपने शरीर को ऊपर से देखा। उन्होंने उस खास आरी का भी जिक्र किया जिससे डॉक्टर उनकी खोपड़ी काट रहे थे, और ये भी बताया कि ऑपरेशन के दौरान कमरे में होटल कैलिफोर्निया गाना बज रहा था। ये सारी बातें बाद में सच निकली। तो ये सिर्फ दिमाग की गड़बड़ी तो नहीं हो सकती, है ना? उनका दिमाग तो तकनीकी रूप से ऑफ था। यहीं पर आलोचक एक और तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि शायद पैम की याददाश्त पूरी तरह से बंद नहीं हुई थी, या फिर ये यादें होश में आने के ठीक बाद बनी। हमारा दिमाग खाली जगहों को भरने में माहिर है।
हो सकता है उसने ऑपरेशन थिएटर की हल्की फुल्की आवाज़ों या बातों के टुकड़ों को पकड़कर बाद में एक पूरी कहानी गढ़ ली हो। लेकिन सच कहूं तो पैम रेनॉल्ड्स का केस आज भी एक पहेली है। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है, साइकोलॉजिकल हाइपोथेसिस। क्या ये अनुभव दिमाग का एक सुरक्षा कवच हो सकता है? मतलब मौत के खौफ से बचाने के लिए दिमाग हमें एक खूबसूरत सपना दिखा रहा हो। ये भी एक बहुत मजबूत सिद्धांत है। 2024 की फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी की एक स्टडी ने यही दिखाया। उन्होंने पाया कि व्यक्ति की सांस्कृतिक और धार्मिक परवरिश इन अनुभवों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। अमेरिका में रहने वाले ईसाई को जीसस या फरिश्ते दिख सकते हैं, तो वहीं भारत में किसी हिंदू को यमराज या अपने पूर्वज नजर आ सकते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले अक्सर किसी दिव्य रोशनी के बजाय एक विशाल शांत शून्य का अनुभव करते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब अगर आप ईसाई हैं तो आपको जीसस दिखेंगे और अगर हिंदू हैं तो यमराज। लेकिन इससे तो ये थ्योरी और कमजोर नहीं हो जाती? अगर ये अनुभव असली होते तो सबको एक ही चीज दिखनी चाहिए थी ना? या फिर ये इस बात का सबूत है कि ये सब मन का वहम है? तस्वीरों का इस्तेमाल करके मौत के डर को कम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ एक और पेंच है। तस्वीरें भले ही अलग अलग हों, लेकिन अनुभव का ढांचा, जैसे शरीर से बाहर निकलना, सुरंग से गुजरना और शांति और प्रेम का एहसास होना, लगभग हर संस्कृति में एक जैसा है। ये समानता क्यों है? ये एक बड़ा सवाल है। तो अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, जो इन सब सिद्धांतों से ज्यादा साहसी है, सर्वाइवल हाइपोथेसिस। ये कहता है कि चेतना दिमाग से आजाद है और शरीर के मरने के बाद भी जिंदा रहती है। हाँ, और इस विचार को मानने वाले डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर का उदाहरण देते हैं, जो खुद एक न्यूरोसर्जन थे और इन सब बातों को नहीं मानते थे। 2008 में उन्हें एक दुर्लभ तरह का बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हुआ और वो 7 दिनों तक गहरे कोमा में रहे। उनके दिमाग का वो हिस्सा, नियोकॉर्टेक्स, जो हमारी चेतना और सोच को कंट्रोल करता है, पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका था। डॉक्टरों के हिसाब से उनके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। फिर भी उन्होंने उस दौरान एक बेहद जीवंत और जटिल आध्यात्मिक दुनिया का अनुभव किया। होश में आने के बाद उन्होंने कहा, एक न्यूरोसर्जन के तौर पर मैं ये साबित नहीं कर सकती कि ये कैसे हुआ, लेकिन मुझे पता है कि मेरा अनुभव दिमागी वहम से कहीं ज्यादा असली था। तो क्या ये मौत के बाद जीवन का सबूत है? दिमाग में चेतना से जुड़ी गामा तरंगें मौजूद थीं। ये चौंकाने वाला था। तो यहाँ असली टकराव ये है, एक तरफ हमारे पास पैम रेनॉल्ड्स और डॉक्टर अलेक्जेंडर जैसे अनुभव हैं जिन्हें विज्ञान समझा नहीं पा रहा। दूसरी तरफ विज्ञान का मूल सिद्धांत है कि बिना ठोस सबूत के कुछ भी नहीं माना जा सकता। तो एनडीज हमें विज्ञान की सीमाओं पर लाकर खड़ा कर देते हैं। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारी मौजूदा वैज्ञानिक समझ चेतना जैसे रहस्य को समझने के लिए काफी है भी या नहीं। ठीक है, तो एनडीईज की कहानी हमें दिमाग की अविश्वसनीय क्षमताओं और उसकी सीमाओं तक ले जाती है। लेकिन ये सब मौत के ठीक पहले या उसके दौरान की बात है। पर जो दूसरा बड़ा दावा है वो इससे भी एक कदम आगे जाता है। वो कहता है कि चेतना न सिर्फ शरीर के बिना रह सकती, बल्कि एक नया शरीर भी धारण कर सकती है। यहीं से पुनर्जन्म की फैसिनेटिंग दुनिया शुरू होती है। और इस क्षेत्र में सबसे बड़ा काम वर्जीनिया विश्वविद्यालय में हुआ है। दशकों पहले डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने शुरू किया और अब डॉक्टर जिम टकर इसे आगे बढ़ा रहे हैं। 2025 तक उन्होंने दुनिया भर से 2500 से ज्यादा ऐसे मामले इकट्ठा किए हैं जहां छोटे बच्चे अपने पिछले जन्म को याद करने का दावा करते हैं। और ये सिर्फ धुंधली यादें नहीं है। लगभग 70% मामलों में बच्चों ने ऐसे नाम, जगह और घटनाएं बताई जिन्हें बाद में जाकर सत्यापित किया जा सका। ऐसी बातें जो उन बच्चों के लिए जानना किसी भी तरह से मुमकिन नहीं था। ये जेम्स लाइनिंगर वाला केस तो मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। अमेरिका का एक छोटा सा बच्चा जो 2 साल की उम्र से रात में भयानक सपने देखता था। वो चिल्लाता था, विमान में आग लग गई, मैं बाहर नहीं निकल सकता। उसने अपने खिलौना विमानों को घर के कॉफी टेबल से बार बार टकराना शुरू कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई विमान किसी जहाज से टकराता है। और ये सिर्फ खेल नहीं था। उसने अपने माता पिता को बताया कि वो द्वितीय विश्व युद्ध का एक पायलट था जिसका नाम जेम्स ह्यूस्टन था। उसने अपने विमानवाहक पोत का नाम नेटोमा बे और अपने दोस्त का नाम जैक लार्सन बताया। उसके पिता, जो इन सब बातों पर यकीन नहीं करते थे, ने रिसर्च करना शुरू किया और उनके होश उड़ गए। नेटोमा बे नाम का एक जहाज सच में था और जेम्स ह्यूस्टन नाम का एक पायलट वाकई उस जहाज पर था जिसकी मौत ठीक उसी तरह हुई थी जैसे जेम्स
लाइनिंगर बताता था। भारत की शांति देवी का मामला भी है, 1926 का। उन्होंने 4 साल की उम्र में कहना शुरू कर दिया कि उनका असली घर मथुरा में है और उनके पति का नाम केदारनाथ है। उन्होंने अपने पुराने घर और परिवार के बारे में इतनी सटीक जानकारी दी कि महात्मा गांधी ने भी इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई। कमेटी उन्हें मथुरा ले गई और उस छोटी सी बच्ची ने बिना किसी मदद के अपने पिछले जन्म के घर का रास्ता खोज निकाला और परिवार वालों को भी पहचान लिया। ये कहानियां यकीनन हैरान करने वाली हैं, लेकिन विज्ञान भावनाओं से नहीं, सबूतों से चलता है। और हर कहानी के साथ एक संदेह भी जुड़ा है। जेम्स लाइनिंगर के मामले में आलोचक कहते हैं कि वो बचपन से ही विमानों के प्रति जुनूनी था। हो सकता है उसने किसी टीवी शो या किताब में ये नाम सुने हो और उसके दिमाग ने सपनों और कल्पना को मिलाकर एक कहानी बना ली हो। इसे क्रिप्टोमनीजिया कहते हैं, यानी भूली हुई यादों का अनजाने में फिर से सामने आना। और शांति देवी के मामले में वहां तो सरकारी जांच हुई थी। वहां भी सवाल उठाए गए। क्या किसी रिश्तेदार ने उन्हें ये कहानी सिखाई होगी, या फिर ये सब एक बड़ा संयोग था? हमें ब्रिटेन की पॉलक जुड़वा बहनों का केस भी देखना चाहिए, जिनकी 2 बड़ी बहनों की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। जब ये जुड़वा पैदा हुई तो उनमें से एक के माथे पर ठीक उसी जगह निशान था जहां उसकी एक मृत बहन को चोट लगी थी। वे अपनी मृत बहनों के खिलौनों से खेलती थी और उन जगहों से डरती थी जिनसे उनकी बहनें डरती थीं। ये पुनर्जन्म लगता है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये आनुवांशिकी और परिवार के माहौल का असर भी हो सकता है। माता पिता अनजाने में ही बच्चों को पुरानी बातें बताकर उनकी यादों को आकार दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश की एक टीचर प्रिया का 2024 का एक अनुभव है जो हमारे स्रोतों में दिया गया है। उनका एक छात्र दावा करता था कि पास के गांव में उसका पिछला जीवन था। उसने बताया, वहां एक पीला घर है जिसके पीछे एक कुआं है। जब प्रिया और कुछ लोग उस गांव गए तो उन्हें वाकई एक पीला घर मिला जिसके पीछे एक पुराना सूखा कुआं था। तो यहाँ हम फिर उसी केंद्रीय सवाल पर आ जाते हैं। क्या ये बच्चे वाकई पिछली जिंदगियों को याद कर रहे हैं, या उन कहानियों के टुकड़ों को जोड़ रहे हैं जो उन्होंने कहीं सुनी या महसूस की हैं? एक विश्वासी कहेगा कि जेम्स लाइनिंगर जैसे मामलों में विवरण इतने सटीक और अप्रत्याशित है कि उन्हें महज संयोग या कल्पना कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। वहीं एक आलोचक कहेगा कि असाधारण दावे असाधारण सबूत मांगते हैं और कुछ कहानियां सबूत नहीं होती। ठीक है, तो एक तरफ अविश्वसनीय कहानियां हैं और दूसरी तरफ मजबूत संदेह। लेकिन चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं, सिर्फ बहस के लिए, कि पुनर्जन्म होता है। तो फिर ये काम कैसे करता होगा? यादें एक शरीर से दूसरे शरीर तक जाती कैसे हैं? यहाँ विज्ञान की दुनिया बहुत ही काल्पनिक और दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल, इस पर कुछ सिद्धांत हैं जो विज्ञान की सीमाओं को और भी आगे धकेलते हैं। पहला है जेनेटिक मेमोरी थ्योरी। क्या ऐसा हो सकता है कि यादें हमारे डीएनए में कोड होकर अगली पीढ़ी तक पहुंचती हों? जैसे आंखों का रंग या बालों का प्रकार विरासत में मिलता है, वैसे ही यादें भी? कुछ वैसा ही। ये विचार एपिजेनेटिक्स के क्षेत्र से आता है, जो बताता है कि हमारे अनुभव, खासकर गहरे आघात, हमारी जीन के काम करने के तरीके को बदल सकते हैं और ये बदलाव अगली पीढ़ी में भी जा सकते हैं। 2023 की एक स्टडी में पाया गया कि जिन चूहों को एक खास गंध से डरना सिखाया गया था, उनकी अगली पीढ़ियां भी बिना किसी ट्रेनिंग के उस गंध से डरती थीं। लेकिन यहाँ विज्ञान एक दीवार से टकरा जाता है। डर जैसी एक बुनियादी भावना का ट्रांसफर होना एक बात है, और किसी का नाम, पता या विमान के मॉडल जैसी जटिल जानकारी का डीएनए में इनकोड होना बिल्कुल दूसरी। अभी तक इसका कोई सबूत नहीं है। ठीक है, तो डीएनए वाला रास्ता तो बंद लगता है। दूसरा सिद्धांत क्या है? मैंने इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा है। ये क्या चीज है? ये डॉक्टर जिम टकर का विचार है। वो कहते हैं कि शायद चेतना, पदार्थ और ऊर्जा की तरह ही ब्रह्मांड का एक बुनियादी हिस्सा है। वो इसकी तुलना क्वांटम उलझाव से करती हैं। ये फिजिक्स का एक बहुत अजीब आइडिया है। सोचिए आपके पास 2 जादुई सिक्के हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप एक को उछालते हैं और वो हेड्स आता है, तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि दूसरा सिक्का, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, टेल्स ही आएगा। वो किसी तरह समय और दूरी से परे जुड़े हुए हैं। टकर का सोचना है कि शायद चेतना भी कुछ ऐसी हो। एक शरीर के मरने के बाद वो किसी तरह दूसरे शरीर से जुड़ जाती है, बिना किसी भौतिक माध्यम के। वाह, ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है।
लेकिन क्या इसका कोई सबूत है? और यही आलोचक इसे विज्ञान का दुरुपयोग कहते हैं। उनके अनुसार क्वांटम उलझाव उप परमाणु कणों के स्तर पर काम करता है, इंसानी चेतना या यादों जैसे बड़े और जटिल सिस्टम पर नहीं। उनका सवाल सीधा है, ये विचार दिलचस्प है, पर प्रयोग कहाँ है, डेटा कहाँ है? इसे साबित करना फिलहाल असंभव है। और फिर आता है सबसे अजीब सिद्धांत, क्वांटम फिजिक्स थ्योरी। क्या हो अगर हमारी आत्मा अलौकिक नहीं बल्कि क्वांटम हो? ये विचार ऑक्सफोर्ड के भौतिक विज्ञानी रॉजर पेनरोज और स्टुअर्ट हैमरऑफ का है। उनका ऑर्च-ओवार सिद्धांत कहता है कि चेतना हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं के अंदर मौजूद बहुत ही सूक्ष्म नलिकाओं, जिन्हें माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, में होने वाली क्वांटम प्रक्रियाओं से पैदा होती है। अगर ये मॉडल सही है तो मृत्यु के समय ये क्वांटम जानकारी नष्ट नहीं होती, बल्कि दिमाग से निकलकर ब्रह्मांड में वापस फैल जाती है। मतलब हम सब एक तरह से ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा हैं, जो बस कुछ समय के लिए इन शरीरों में रहती है। ये सोचने में ही कितना गहरा है। हालांकि मुझे आलोचकों की बात भी सही लगती है, ये सुनने में अच्छा लगता है, पर क्या मुख्य धारा के वैज्ञानिक इसे मानते हैं? उनका तर्क है कि दिमाग बहुत गर्म, गीला और कोलाहल वाला वातावरण है, और क्वांटम प्रभाव सिर्फ बहुत ठंडे और नियंत्रित माहौल में ही टिक सकते हैं। एक क्वांटम सिद्धांतकार शायद कहेगा, अभी नहीं, लेकिन ये उन सवालों के लिए दरवाजे खोलता है जो क्लासिकल भौतिकी पूछ भी नहीं सकती। जबकि एक आलोचक जवाब देगा, संभावना सबूत नहीं है, हमें रहस्य और सबूत को एक समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। तो हमने मरते हुए दिमाग की आखिरी चिंगारियों से लेके क्वांटम फील्ड्स के रहस्यों तक का एक लंबा सफर तय किया है। हमारे पास पैम रेनॉल्ड्स और जेम्स लाइनिंगर जैसी हैरान करने वाली कहानियां हैं, और हर कहानी के लिए मजबूत वैज्ञानिक संदेह भी हैं। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? हम कहाँ खड़े हैं? मुझे लगता है कि हम एक बुनियादी तनाव के बीच खड़े हैं। एक तरफ व्यक्तिगत अनुभव हैं जो लाखों लोगों के लिए बेहद असली और परिवर्तनकारी रहे हैं। दूसरी तरफ विज्ञान है, जिसे दोहराए जा सकने वाले परीक्षण योग्य सबूतों की जरूरत होती है, जो इन मामलों में मिलना लगभग नामुमकिन है। फिर भी इन अनुभवों की निरंतरता और कुछ मामलों में यादों का अविश्वसनीय रूप से सटीक होना इस सवाल को जिंदा रखता है। ये विज्ञान के उस मूल धारणा को चुनौती देता है कि शरीर के साथ ही चेतना का भी अंत हो जाता है। तो इस पूरी चर्चा को हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ समाप्त करना चाहेंगे। ये कुछ ऐसा है जिस पर वो खुद सोच सकते हैं। हमारे श्रोतों में एक सवाल पूछा गया है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। अतीत का कितना हिस्सा हमारे भीतर रहता है, आत्मा के रूप में नहीं बल्कि संरचना के रूप में? ये सोचने पर मजबूर करता है। शायद असली सवाल ये नहीं है कि क्या मौत के बाद जीवन है, बल्कि ये है कि चेतना असल में है क्या, और ये अतीत, वर्तमान और भविष्य से कैसे जुड़ी है। हो सकता है जवाब उस पार न हो, बल्कि हमारे अपने अंदर, विज्ञान की समझ से परे, कहीं गहरे में छिपा हो। आज की चर्चा हमें किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचाती, लेकिन कई महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने छोड़ जाती है। वैज्ञानिक संदेहवाद हमें सावधान रहना सिखाता है, तो आध्यात्मिक संभावनाएं हमें खुले मन से देखने का आग्रह करती हैं। निकट मृत्यु अनुभव हो या पुनर्जन्म से जुड़ी स्मृतियां, कुछ के लिए ये मस्तिष्क की अंतिम गतिविधियां हैं, तो कुछ के लिए चेतना की निरंतरता के संकेत। शायद सत्य इन दोनों के बीच कहीं स्थित है, या शायद हमारी वर्तमान समझ अभी अधूरी है। पर एक बात स्पष्ट है, मृत्यु के बाद क्या होता है, यह जानने की जिज्ञासा मानव चेतना को सदियों से आगे बढ़ाती रही है। शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं कि मृत्यु के बाद क्या है, बल्कि यह कि हम जीवन को किस जागरूकता, नैतिकता और करुणा के साथ जीते हैं। इसी विचार के साथ अगले एपिसोड तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।